हम बात करने वाले हैं लो पोटेशियम डाइट के बारे में। पोटेशियम अगर बॉडी से बाहर ना जाए तो बहुत सारी टाइप की दिक्कत वो पैदा कर सकता है। पोटेशियम की वजह से पेशेंट की कभी भी डेथ हो सकती है। पोटेशियम एक ऐसी चीज है जो हमारे हर खाने पीने की चीज के अंदर है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो पोटेशियम डाइट के बारे में। एक किडनी फेलियर पेशेंट को जब किडनी फेल होनी स्टार्ट होती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है और उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा होता। पोटेशियम अगर बॉडी से बाहर ना जाए तो बहुत सारी टाइप की दिक्कत वो पैदा कर सकता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होता है। पोटेशियम जब हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर है 3.5 टू लेकर 5.1 तक, तो ये बॉडी में मसल्स को ताकत देता है, मूव करने की पावर देता है। मगर अगर इसके लेवल ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, 5.1 से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, तो मसल्स के अंदर ये थकावट पैदा करना शुरू करता है। क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो भी मसल्स का बना हुआ है, तो पोटेशियम जब बॉडी में बढ़ता है तो उसका सीधा असर हमारे हार्ट पे भी पड़ता है कि हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो थकना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट बीट है पहले तो वो अरिदमिक होगी और अगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसी वजह से अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल ही क्यों ना हो, सिर्फ पोटेशियम बढ़ रहा हो तो भी पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस में डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि पोटेशियम की वजह से पेशेंट की कभी भी डेथ हो सकती है। और इस पोटेशियम को कंट्रोल में रखने के लिए किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट होती है डाइट, कि वो क्या खा रहा है और वो क्या नहीं खा रहा। अगर किडनी फेलियर पेशेंट को पता है कि किस चीज़ के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, किस चीज़ के अंदर कम है, तो वो चीज़ों को सिलेक्ट कर अपनी बॉडी के अंदर पोटेशियम के अमाउंट को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर खाने पीने की चीज़ के अंदर है, चाहे हम गेहूँ खाएं, चाहे हम चावल खाएं, चाहे हम कोई भी फ्रूट खाएं, जो भी हम वेजिटेबल खाएं, पोटेशियम उसके अंदर होगा ही होगा। मगर अगर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि किन के अंदर ज़्यादा है, किन के अंदर कम है, तो कम जिनके अंदर पोटेशियम है उन चीज़ों को सिलेक्ट कर हम अपनी बॉडी के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाल सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी में किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन पोटेशियम को लेकर देखने को नहीं मिलती। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेजिटेबल्स के साथ कि कौन सी वेजिटेबल्स लो इन पोटेशियम होती है। तो इन लो पोटेशियम वेजिटेबल्स को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपने कोई भी जड़ वाली सब्जी नहीं खानी, जैसे आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमिकंद, कचालू, क्योंकि ये जितनी भी सब्जियां हैं ज़मीन के नीचे लग रही है, इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो ये हमारी लिस्ट से बाहर हो जाती हैं। इसी तरह से जितनी भी पत्तेदार सब्जी हैं, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना और इनकी बनी हुई चटनियाँ, ये भी किडनी फेलियर पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम पत्तेदार सब्जी नहीं खा सकते, हम जड़ वाली सब्जी नहीं खा सकते, तो हम कौन सी सब्जी खा सकते हैं। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को जितनी भी सब्जियां फल की तरह लगती हैं, बेल पे, पौधे पे, वो खा सकते हैं। तो चाहे वो घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला, बैगन, टमाटर, भिंडी, फलियां जितनी भी हैं आपकी, ये सारी की सारी सब्जियां आपकी लो इन पोटेशियम होती हैं। इसमें एक आप और ऐड कर सकते हैं, वो है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। इसमें आप कैबेज यानी पत्ता गोभी और ब्रोकली ऐड नहीं कर सकते, इस इसका ध्यान रखना है। हम फूल गोभी खा सकते हैं, पत्ता गोभी और अपनी ब्रोकली नहीं खा सकते। इसके अलावा कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जड़ की तरह लगती हैं मगर उनके अंदर पोटेशियम कम होता है और हम उसे खा सकते हैं। तो एक्सेप्शन है गाजर, मूली और प्याज। ये ज़मीन के नीचे ज़रूर लगती है, बट एक किडनी फेलियर का पेशेंट इनको आराम से ले सकता है। तो अब आपके पास पूरी लिस्ट बन गई कि कौन सी सब्जियां आप खा सकते हैं, कौन सी सब्जियां नहीं खा सकते। क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं फ्रूट्स के ऊपर कि कौन से फ्रूट्स एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, कौन से फायदेमंद होते हैं, कौन से खाने हैं, कौन से नहीं खाने हैं। तो हाई पोटेशियम जो फ्रूट्स होते हैं वो लिमिटेड से हैं, तो उनको याद रखना आसान है। पहला है बनाना, कीवी, एवोकेडो, ड्राई फ्रूट्स, खजूर और कोकोनट वाटर। अगर हम ये जो फ्रूट्स हैं इनको निकाल दें तो बाकी सारे फ्रूट्स जो होते हैं लो पोटेशियम माने जाते हैं। मगर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर एक छोटी सी दिक्कत और हो रही होती है, उसी वजह से हम सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं, खटास वाले फ्रूट, उनको भी अवॉइड करवाते हैं। आपके ऑरेंजेस हैं, कीनू हैं, टैंगरीन्स हैं, मैंगो है, ग्रेप्स है, जितने भी खट्टे फल हैं आपने इनको अवॉइड करना है इन फ्रूट्स के साथ, हाई पोटेशियम फ्रूट्स के साथ। तो अगर आप इन फ्रूट्स को अवॉइड कर लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा आराम से कंट्रोल होगी और खट्टास मतलब सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें भी कम जाएंगी, जिससे किडनी को नुकसान नहीं पहुंचता। तो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। अब चलते हैं हम कौन सा सीरियल खाना है यानी कौन सा अन्न खाना है। तो किडनी फेलियर के जितने भी पेशेंट होते हैं उनको साइंस संजीवनी से एडवाइस किया जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट में आप जौ यानी बार्ले का इंटेक करें। तो रोटी बनानी है तो आप जौ के आटे की बनाएं, अगर आपको दलिया खाना है तो जौ का दलिया खाएं। उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर कम से कम अमाउंट के अंदर वेस्ट मटेरियल जाता है और आपका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल में बना रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम आटे को रिप्लेस करेंगे जौ से और हम इसको इंटेक ज़्यादा करेंगे। मगर जो पेशेंट आटे को ज़्यादा खाना चाहते हैं, व्हीट ज़्यादा खाना चाहते हैं, वो भी खा सकते हैं, मना नहीं होता। इसी तरह से राइस भी हम ले सकते हैं।
हम बार्ले ले सकते हैं, हम वीट ले सकते हैं, वीट की बनी हुई जो और आगे फॉर्म्स होती हैं, दलिया है, सूजी है, हम उसका इंटेक भी कर सकते हैं। अब आपका सूजी से क्या बन रहा है, उपमा बन रहा है, हम वो भी ले सकते हैं। अब जो वीट से हमारा क्या बन रहा है, हमारी ब्रेड बन रही है, तो हम ब्रेड का इंटेक कर सकते हैं। मैदा भी वीट से बनता है तो हम मैदे वाली ब्रेड भी ले सकते हैं। चपाती ले सकते हैं, वीट से बना हुआ पराठा ले सकते हैं। इसी तरह से चावल जो होता है, चावल से की जो फॉर्म्स होती हैं वो 2 या 3 फॉर्म्स होती हैं। एक तो आपकी होती है मुरमुरे, जिसे हम पफ्ड राइस भी कहते हैं, वो लिया जा सकता है। नॉर्मल राइस भी लिया जा सकता है। और एक होता है बीटेड राइस, उसको हम चिड़वड़ा भी कहते हैं, तो हम पोहा जिससे बनता है वो भी ले सकते हैं। तो राइस की कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, वीट की कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, मगर प्रेफर हमें करना चाहिए बार्ले को, जौ को। उससे हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम भी कंट्रोल में जाता है और हमें यूरिया लेवल भी बहुत अच्छा डाउन हो जाता है। तो ये थी सीरियल्स के बारे में बात। तो अगर हम डाइट के अंदर सही चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं तो पेशेंट को बेनिफिट मिलता है, चाहे वो हमारे वेजिटेबल हों, चाहे हमारे फ्रूट्स हों, चाहे वो हमारे सीरियल्स अनाज ही क्यों ना हो। तो हमने सही चीज़ों को सिलेक्शन करना है जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो कंडीशन है, जो अंदर की बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है वो कम से कम इकट्ठा हो, किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड ना आए, किडनी से बेटर तरीके से फिल्टर कर पाए और हमारे लेवल्स कंट्रोल में बने रहे, किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन ना आए। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट्स की वीडियोस देखें, कुछ उनके इंटरव्यूज देखें, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि साइंस संजीवनी किडनी फेलियर की फील्ड के अंदर किस तरह से लोगों की मदद करती है। आज हमारे साथ हैं अभिषेक जी के फादर। ये हमारे पास पिछले महीने नवंबर में हमारे पास आए थे अपने बेटे की किडनी फेलियर की दिक्कत लेकर। और अभिषेक अभी मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, है ना? हो गया इंजीनियरिंग में इसका? तो कब पता लगा था आपको कि इसकी किडनी खराब हो रही है? सर 2016 में। 2016 में। तब लेवल क्या थे? उस समय क्रिएटिनिन का लेवल सर 2.4 था। 2.4। फिर आपने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया उस समय? चंडीगढ़ सर 2 साल तक चला जी। और फिर लेवल बढ़ते चले गए? बढ़ते चले गए। अब कितना लेवल था मेरे पास आने से पहले? फिर उसके बाद मैं सर दिल्ली में सर इलाज कराया 7-8 महीना। फिर इधर नेक्स्ट 6 महीना से सर गुड़गांव में सर। अच्छा, लेवल बढ़ते चला गया। तो आपके पास जस्ट आए थे अगले महीने, 15 दिन पहले आए थे आपके पास। हाँ जी। तो 15 दिन पहले वहाँ पर क्रिएटिनिन सर उसका इंक्रीज करते करते 9 पर लेवल चला गया। अच्छा। और वहाँ पर फिर डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, वो मुझे बोले कि तुम अब घर चले जाओ और 1 महीना के अंदर में अपना ट्रांसप्लांट का तैयारी करो और इनको अब ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा और अभी तुम तुरंत जाकर डायलिसिस करा लो। उस समय बोले। फिर ये जो था वो डायलिसिस के लिए तैयार नहीं हुआ सर, कि मेरा पढ़ाई वढ़ाई सारा अब डिस्टर्ब हो जाएगा, अब तो मेरा सारा चीज़ चला गया, अब कुछ नहीं है। तो फिर डायलिसिस नहीं कराया। उसके बाद जस्ट आपके पास आए आपके पास आए। उस समय उसको भूख नहीं लग रहा था। 3 दिन से आपके यहाँ जब आए थे तो उस समय 3 दिन से वो खाना नहीं खाया था। अच्छा। हाँ सर, ये रियल सच्चाई था। वो हंस रहा था बैठ के, लेकिन वो नहीं खा रहा था सर। अच्छा। बिस्किट नहीं सर, 2 बिस्किट भी देते थे तो नहीं खाता था। और एकदम उसको सर पैखाना भी नहीं होता था। 3 दिन तक सर पैखाना नहीं हुआ था। खाना नहीं खाया तो फिर बाहर भी नहीं आएगा। उसके बाद सर आपके यहाँ से ट्रीटमेंट जो मेडिसिन दिए, मेडिसिन लेके सर जा रहे हैं, रात में फीवर आया। उसके बाद फिर फीवर का हम दवाई दिए थे, फीवर ठीक हो गया। और जस्ट पटना पहुंच के शाम से आपका मेडिसिन वो शुरू किया। 2 दिन के बाद से सर नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हो गया सबसे पहले तो। अच्छा। नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हुआ, वो खाना फिर खाने लगा। और खाना खाते खाते सर वो आपका मेडिसिन चलते चलते 1 सप्ताह में वो अपने बोल दिया था कि मेरा अब रिपोर्ट भी अच्छा आएगा, अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले थोड़ा भी चलता था तो हफ जाता था, क्लास वो छोड़ता नहीं था, क्लास जाता था। और उसके बाद सर आपका मेडिसिन से सर मैंने इतना रिलीफ मिला कि मैंने 3-4 दिन पहले वो गया था आपको 28-29 तारीख को टेस्ट कराने गया। अच्छा। जांच करा के आया, फिर इसको रिपोर्ट आया। वो इतना खुश था जिसका कोई हद। अब क्या लेवल है अभी सर? 4.8। पहले 9 से 4.8। हाँ। 15 दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर सर।
ठीक है, तो डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए भी बोला था, करवाई थी कभी बायोप्सी? हाँ सर, हाँ, तो 2016 में कराए थे बायोप्सी। बायोप्सी में क्या आया था, कुछ याद है? नहीं सर, बायोप्सी तो रिपोर्ट है सर। अभी लाए हो? हाँ सर। दिखाओ जरा। अभिषेक जी जब हमारे पास आए तो उनकी बायोप्सी में ये कहा गया था कि इनको IgA नेफ्रोपैथी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आनुवंशिक चलती है, फैमिली में चलती है और एक बार शुरू हो जाने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन लॉस देखने को मिलता है और जब ये दिक्कत बढ़ती चली जाती है तो क्रिएटिनिन के लेवल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जब हमारे पास आए तो क्रिएटिनिन के लेवल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे तो ये लेवल 9 इनका चल रहा था और डेट है इस रिपोर्ट की 11 नवंबर को इनका लेवल 9 था। 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया है अभी हमने इनको सिर्फ, और ये 30 नवंबर की रिपोर्ट है, 29 नवंबर का रिपोर्ट है, लेवल है इनका 4.8। 15 दिन के अंदर जो पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, उसको आज की डेट में किसी भी ज़रूरत नहीं है। भूख जो नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू हुई क्योंकि बॉडी में जो क्रिएटिनिन यूरिया इकट्ठा हो गया था वो मेडिसिन की हेल्प से किडनी के थ्रू बाहर चला गया। जैसे जैसे बॉडी में से ये क्रिएटिनिन यूरिया बॉडी से बाहर जाता है तो बॉडी में जो सिम्टम आ रहे होते हैं कि भूख नहीं लग रही, थकावट ज़्यादा हो रही है, वो ऑटोमेटिक तरीके से जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि बॉडी अंदर से क्लीन अप होनी शुरू हो जाती है। तो आपने खुद देखा, अगर हम सही तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं, डाइट को फॉलो करते हैं, मेडिसिन को फॉलो करते हैं तो पेशेंट के लेवल बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी तरीके से सुधरनी शुरू हो जाती है। आपका क्रिएटिनिन लेवल कुछ भी हो सकता है, 10, 11, 12 भी हो सकता है, मगर अगर सही तरीके से वर्क करोगे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किन चीज़ों के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है, कौन से फ्रूट्स खाने, कौन से वेजिटेबल खाने। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके साइंस संजीवनी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।